जिनके बारे में यह कहानी है उनके बारे में शोध में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिल पाईं, इसीलिए हमने उपलब्ध जानकारी को सावधानीपूर्वक एकत्रित किया है। हालांकि विजुअल्स उतने नहीं मिल सके, इस वजह से कई विजुअल्स को कल्पना के आधार पर AI की मदद से तैयार किया गया है। सारे विजुअल्स को ऐतिहासिक रूप से सही या सटीक न समझें। हमारा उद्देश्य कहानी को जीवंत बनाना है और इसी दृष्टिकोण से इन विजुअल्स का निर्माण किया गया है। जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हें सुधारने के लिए आपसे सुझाव का स्वागत है। हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि ये कहानी आप तक पहुंचे और इसकी भावना बरकरार रहे। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और आपने नॉर्थ ईस्ट से कितने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सुने हैं। खैर, कहने को आप ये कह सकते हैं कि उनकी अपनी ब्रिटिश से संघर्ष अलग चल रही थी, इसलिए वे मुख्य आंदोलन से जुड़ नहीं पाए। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर आप सिर्फ गूगल करेंगे तो आपको कितने ही नाम मिल जाएंगे। जानकारी ज़रूर कम हो सकती है या पूरी ना मिले, लेकिन सोचने समझने लायक मिल जाएगी। उदाहरण के लिए रानी गाइदिन्लु, जिस पर हमने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। खैर, अनजान और अनदेखा करने में फ़र्क होता है, क्योंकि हमारी मुख्य इतिहास की किताबों ने ठीक से कभी यह नहीं बताया। आज हम ऐसी ही एक महान स्त्री की कहानी लेकर आए हैं। वह हैं हेलेन लेप्चा, जिन्हें सावित्री देवी के नाम से भी जाना जाता है। हेलेन लेप्चा सिक्किम की एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थीं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 14 जनवरी 1902 को दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में हुआ था। वे अपने परिवार में 7 बच्चों में तीसरी संतान थीं। उनके जन्म के कुछ समय बाद उनका परिवार बेहतर अवसरों की तलाश में कुर्सियांग, पश्चिम बंगाल चला गया। 1917 में 15 वर्ष की आयु में हेलेन लेप्चा चरखा और खादी आंदोलनों से गहराई से प्रभावित हुईं। कोलकाता से आए एक बंगाली वक्ता के भाषण ने उनके मन में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जोश भर दिया। 1918 में उन्होंने कोलकाता की यात्रा की और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पोती द्वारा संचालित एक केंद्र में कतई का प्रशिक्षण लिया। उनकी समर्पण भावना के कारण उन्होंने मुजफ्फरपुर, बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कोलकाता का प्रतिनिधित्व किया। 1920 में बिहार में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान हेलेन ने प्रभावित समुदायों की निस्वार्थ सहायता की। उनकी इस प्रतिबद्धता ने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें साबरमती आश्रम में आमंत्रित किया। वहां गांधी जी ने उनका नाम बदलकर सावित्री देवी रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका मूल नाम विदेशी प्रतीत होता है। गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाते हुए वे कांग्रेस लेबर यूनियन में सक्रिय हो गईं और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। 1921 में सावित्री देवी ने असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जरिया कोयला खदानों के 10,000 से अधिक मजदूरों के जुलूस का नेतृत्व किया, जो आदिवासी श्रमिकों के शोषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके नेतृत्व और बढ़ते प्रभाव से ब्रिटिश अधिकारियों में चिंता बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू के निवास आनंद भवन में शरण ली। अपनी मां की बीमारी की सूचना मिलने पर सावित्री देवी कुर्सियांग लौट आईं। वहां उन्होंने स्थानीय स्वयंसेवकों को संगठित किया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए घर घर जाकर अभियान चलाया। कर्फ्यू के बावजूद उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे, जिसके परिणाम स्वरूप 19 जनवरी 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 3 महीने के लिए दार्जिलिंग सदर जेल में कैद किया गया और बाद में 3 साल के लिए कुर्सियांग में नजरबंद रखा गया। 1932 में वे कुर्सियांग नगर पालिका की पहली महिला आयुक्त बनी। 1939 से 40 के दौरान जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुर्सियांग में नजरबंद थे, सावित्री देवी ने उनकी भागने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पति ईशान अहमद की बेकरी से भेजी गई रोटियों में चिट्ठियां छुपाकर गुप्त संचार की सुविधा प्रदान की। उन्होंने बोस को पठान के वेश में दाढ़ी और मूंछों के साथ छुपाने में भी मदद की, जिससे वे कुर्सियांग से कोलकाता और अंततः काबुल के माध्यम से जर्मनी भागने में सफल हुए।
सावित्री देवी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहीं। राजनीतिक सक्रियता के अलावा वे सामाजिक कार्यों में भी गहराई से जुड़ी रहीं। उन्होंने कुर्सियांग में शेरपा एसोसिएशन, नगर कांग्रेस, अंजुमन इस्लामिया और लेप्चा एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों की अध्यक्षता की। बाद में उन्होंने कुर्सियांग के मंडल की भी जिम्मेदारी संभाली। 15 अगस्त 1962 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान के सम्मान में सावित्री देवी को ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने आनंद भवन में अपने बचपन के दिनों से उन्हें स्नेहपूर्वक याद किया, ने यह पुरस्कार प्रदान किया और उन्हें प्यार से सैली दीदी कहा, जो उनके परिवार में तीसरी संतान होने का संकेत था। सावित्री देवी का निधन 18 अगस्त 1980 को हुआ। उनका गृह राज्य सिक्किम गर्व से उन्हें मिट्टी की बेटी के रूप में सम्मानित करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। इतने बड़े बड़े योगदान होने के बावजूद उस क्षेत्र के लोगों को आज भी नस्लीय टिप्पणियों और भाषाई बहसों में घसीटा जाना बेहद दुखद है। उन्हें कभी नेपाली, कभी चीनी या अन्य गलत और अपमानजनक तरीकों से संबोधित करना न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह हमारे समाज की अज्ञानता और पूर्वाग्रह को भी दर्शाता है। यह नजरिया बदलना चाहिए। देश की आज़ादी के लिए उस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योगदान को सम्मान देने का सबसे सही तरीका यही होगा कि हम इस तरह की मानसिकता को त्यागें। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह जरूरी है कि हम पूर्वोत्तर के लोगों को उनके योगदान, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान के लिए गर्व से स्वीकार करें और उनकी गरिमा बनाए रखें। अगर हमें सच में एकजुट भारत बनाना है तो हमें क्षेत्रीय, जातीय और भाषाई भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। थैंक यू। के बारे में जानना काफी जरूरी है। हेलेन न सिर्फ गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहाय आंदोलन की एक इंटीग्रल पार्ट थी, इसके अलावा भी हेलेन ने लगभग 10,000 कोयले खान के श्रमिक का एक जुलूस का नेतृत्व किया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी कुर्सियांग में उनके इंटर्नमेंट से बचने के लिए। हेलेन पैदा हुए 14 जनवरी 1902 में सिक्किम के सांगमो गांव में। 19th सेंचुरी में कुर्सियांग और दार्जिलिंग में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा थी और इसी के चलते हेलेन का परिवार वहां से कुर्सियांग शिफ्ट हुआ। हेलेन एक स्कूल ड्रॉप आउट थी जिसने 1917 में हिल्स में प्रचारित किए जा रहे चरखा और खद्दर आंदोलन में शामिल हुई।